वोल्टस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का फोकस एसीज एंड रेफ्रिजरेंट्स में है, तो समर मंथ्स में कंपनी से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन वोल्टस के केस में सिचुएशन अलग है। फाइनेंशियल ईयर 25 के समर में एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण वोल्टस के एसी सेल्स 65% बढ़ गए। मैन्युफैक्चरर्स फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे थे और डीलर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रेंड अगले साल भी मेंटेन होगा। लेकिन इस साल समर लेट आया और जब आया भी तो ये कंपेरेटिवली माइल्ड था। ऊपर से इस साल मॉनसून्स भी अर्ली आ गए। इस सीजनल चेंज के कारण कंपनी का पीक सेलिंग सीजन जल्दी खत्म हो गया। इन कंडीशंस के कारण कंपनी के ऑपरेशंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पर कंपनी के ऑपरेशंस पे वेदर चेंजेस का कितना इंपैक्ट पड़ा? इन वेदर चेंजेस ने कंपनी के कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट किया? कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा था? कंपनी इस वेदर चेंज से कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के फर्स्ट क्वार्टर्स कंपेयर करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वेदर चेंज का कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। हम कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। एंड में हम कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वन परफॉर्मेंस। वोल्टस के फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन स्ट्रगल्स को समझने के लिए हमें पहले कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस देखना होगा। जैसा मैंने बताया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स के कारण कंपनी के एसी सेल्स वॉल्यूम में 65% का ग्रोथ आया। मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स ने एक्सपेक्ट किया कि नेक्स्ट ईयर भी टेम्परेचर्स और बढ़ेंगे। इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैन्युफैक्चरर्स ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ा दिया। डीलर्स ने भी ज्यादा इन्वेंट्रीज मेंटेन करने शुरू कर दिए। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर आया, तब वोल्टस ने जो एक्सपीरियंस किया उसे कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रदीप बख्शी ने वन ऑफ द मोस्ट अब्रप्ट सीजनल रिवर्सल्स इन रीसेंट ईयर्स कहा। और इस सीजनल रिवर्सल का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स में भी दिखा। वोल्टस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 19.6% गिरा और 4020 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 55.7% गिरा और 202.7 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 58% गिरा और 140.6 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 10.10 रुपीस से 4.25 रुपीस तक गिर गया। इस सीजनल चेंज का इंपैक्ट सिर्फ वोल्टस पे ही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स पे भी पड़ा। ब्लू स्टार के सीएफओ निखिल सोहोनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन को कूलिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक सॉफ्ट सीजन कहा। हेवेल्स इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता ने इस सेम पीरियड को चैलेंजिंग कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये समर अनएक्सपेक्टेडली वीक था और कंज्यूमर डिमांड भी वीक ही रहा। हमने रिसेंटली हेवेल्स की क्वार्टरली रिपोर्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप इसे भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस साल का समर इन कंपनीज के लिए प्रॉब्लमैटिक था। जैसा मैंने बताया, कंपनीज ने लास्ट समर के हाई सेल्स वॉल्यूम्स के बेसिस पे प्रिपरेशंस किए थे। डीलर्स भी बढ़ते डिमांड को मीट करने के लिए हायर इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। वोल्टस के सीएफओ ने कहा कि उनके स्टोर्स में कस्टमर फुटफॉल्स काफी कम हो गए। मेट्रोज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एसी डिमांड एक्सपेक्टेशन से वीक रहा और इस सीजनल रिवर्सल और वीक डिमांड का इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंसेस पे भी पड़ा। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में आरएसी या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मार्केट 35 to 40% डीग्रो हुआ। वोल्टस ने अपना मार्केट लीडर पोजीशन मेंटेन रखा। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का एवरेज मार्केट शेयर 17.8% था। इस पीरियड में कंपनी का मार्केट शेयर अप्रैल 2025 में 16.9% था। जून 2025 तक ये 19.3% तक बढ़ गया। तो ओवरऑल कंपनी का मार्केट शेयर इस वीक कंडीशन में भी ग्रो हुआ। लेकिन ये जून 2024 के 21.1% से अभी भी एक 200 बेसिस पॉइंट्स का फॉल था। इस फॉल से डील करने के लिए कंपनी ने कुछ स्टेप्स भी लिए। वोल्टास के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने के लिए प्रमोशनल स्पेंडिंग स्लाइटली बढ़ाया। मतलब कंपनी को शायद अपने प्रोडक्ट्स को हायर डिस्काउंट पे सेल करना पड़ा। कंपनी के एमडी एंड सीईओ ने भी एडमिट किया कि मार्केट लीडरशिप मेंटेन करने के लिए कंपनी को कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना पड़ता है और कभी-कभी अपने मार्जिन्स भी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। और कंपनी के मार्जिन्स पे इस सीजन का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा भी। देखो दोस्तों, एसी बिजनेस साइक्लिकल होता है। समर्स में जब गर्मी बढ़ती है तभी लोग यूजुअली एसीज खरीदते हैं। बाकी साल भर जब एसीज की जरूरत नहीं होती तब इनके सेल्स भी कम ही रहते हैं। ऐसे में कंपनी समर सीजन में अपने पूरे साल के रेवेन्यूज के लिए डिपेंडेंट होती है। लेकिन इस साल का समर वीक था। ऊपर से एसी मैन्युफैक्चरर्स ने हायर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हायर कैपेसिटीज में प्रोडक्शन भी किया। मतलब कंपनी ने हायर प्रोडक्शन के लिए हायर कॉस्ट भी बियर किए होंगे। लेकिन वीक सेल्स के कारण वो इन कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाए। वोल्टस की यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट का ईबिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर वन के 8.6% से फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन तक 3.6% तक गिर गया। कंपनी के सीएफओ केवी श्रीधर ने इस कॉस्ट रिकवरी इशू पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कॉस्ट का अंडर अब्जॉर्प्शन का इंपैक्ट अगले कुछ क्वार्टर्स तक दिखेगा। इसके अलावा कंपनी ने हायर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री वेजेस, रेंट, इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बियर किए। लोअर सेल्स वॉल्यूम और हेवी डिस्काउंट्स के कारण कंपनी के रेवेन्यूज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा।
इससे कंपनी के लिए इन कॉस्ट को रिकवर करना मुश्किल होता है। इस हायर प्रोडक्शन का एक और नेगेटिव इफेक्ट है इन्वेंट्री। हायर सेल्स एक्सपेक्टेशंस के कारण कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसके कारण कंपनी के पास एक्सेस इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया। फिलहाल कंपनी के पास 3 to 4 मंथ्स का इन्वेंट्री जमा हो गया है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जैसे डीलर्स के पास भी लगभग 2 महीने का इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी एडमिट किया कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यह इन्वेंट्री बिल्डअप एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इंक्रीज इन्वेंट्री में कंपनी का वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। कंपनी को इस इन्वेंट्री के लिए एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट भी बेयर करने पड़ते हैं। अब ये तो था सीजनल चेंज का कंपनी के फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट। कंपनी के 4 मेजर सेगमेंट्स भी हैं, यूसीपी या यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, ईएमपीएस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और वोल्टबेक अप्लायंसेज। चलिए इन चारों सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले यूसीपी। यूसीपी वोल्टस का लीडिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड हैं। यूसीपी वोल्टस के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में लगभग 70% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फाइनेंशियल 26 का फर्स्ट क्वार्टर इस सेगमेंट के लिए एक चैलेंजिंग टाइम था। यूसीपी का रेवेन्यू 24.6% कम हुआ और 2867 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेगमेंट का ईबिट फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 1 में 327 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 तक ये नंबर 104.4 करोड़ रुपीस तक गिर गया। ये एक 68% का फॉल था। सेगमेंट का ईबिट मार्जिन भी 8.6% से 3.6% तक गिर गया। इस सेगमेंट में ऑफिसेज, मॉल्स और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में यूज होने वाले कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स भी इंक्लूडेड हैं। सेगमेंट का ये पोर्शन स्टेबल रहा, लेकिन यूसीपी सेगमेंट के पुअर परफॉर्मेंस का कारण कंज्यूमर आरएसी बिजनेस का वीकनेस था। कंपनी का दूसरा सेगमेंट है ईएमपीएस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। यह सेगमेंट कंपनी के लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है, जैसे एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करना। मतलब ये एक B2B बिजनेस है। यह सेगमेंट लंबे साइकिल्स पे ऑपरेट करता है और इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी स्टेबल होते हैं। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड था। कंपनी का रेवेन्यू 2.9% गिरा और 921 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का ईबिट मार्जिन 5% है, जो मैनेजमेंट के इस सेगमेंट के लॉन्ग टर्म गाइडेंस से मैच करता है। लेकिन इस सेगमेंट का स्ट्रेंथ है इसका ऑर्डर बुक। कंपनी को फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड यानी जून तक 6,200 करोड़ रुपीस के कमिटेड फ्यूचर ऑर्डर्स मिले। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 1,700 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स फॉरेन क्लाइंट से आए और 3,200 करोड़ रुपीस के डोमेस्टिक क्लाइंट से। ये फ्यूचर रेवेन्यू कंपनी के सीजनल बिजनेस के वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। थर्ड सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये वोल्टास का सबसे नीश सेगमेंट है। ये टेक्सटाइल मशीनरी, माइनिंग इक्विपमेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में फोकस करता है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 15.8% कम हुआ और 135 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का ईबिट मार्जिन इंप्रूव हुआ और 30% तक पहुंचा। ग्लोबली टेक्सटाइल मशीनरी और माइनिंग इक्विपमेंट का डिमांड वीक रहा, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ। लेकिन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स में हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट उठाया। इसके कारण उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ। कंपनी का फोर्थ सेगमेंट है वोल्टबेक। वोल्टबेक वोल्टस और टर्किश होम अप्लायंस कंपनी आर्केलिक का एक जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी एसीज के अलावा रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और दूसरे वाइट गुड्स में एंटर करना चाहती है। इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस बाकी सेगमेंट से काफी अलग था, जहां कंपनी के बाकी तीनों सेगमेंट स्ट्रगल कर रहे थे। इस सेगमेंट ने लगभग 10 लाख यूनिट सेल किए। ये एक 33% का वॉल्यूम ग्रोथ है। इस सेगमेंट ने वॉशिंग मशीन स्पेस में 8.6% और रेफ्रिजरेटर स्पेस में 7.2% मार्केट शेयर कैप्चर किया। लेकिन इस सेगमेंट में एक चैलेंज भी है, वोल्टबेक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी इस सेगमेंट के करंट लॉसेस को ब्रांड में इन्वेस्टमेंट कह रही है। कंपनी पहले मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, फिर फोकस प्रॉफिटेबिलिटी में शिफ्ट होगा। वोल्टबेक को ब्रेक इवन अचीव करने के लिए कम से कम 10% मार्केट शेयर कैप्चर करना होगा। कंपनी को एलजी, वर्लपूल, सैमसंग और गोदरेज जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के अगेंस्ट अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना होगा। इसके लिए ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और कंपेटिटिव प्राइसिंग की जरूरत होगी। इनके कारण इस सेगमेंट के नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर पड़ सकता है। ये तो था कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 के वीक परफॉर्मेंस से डील करने के लिए 3 स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी लिए: कॉस्ट कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और न्यू कैटेगरी में एंट्री। चलिए इन तीनों स्ट्रैटेजीज को भी समझते हैं। सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल। श्रिंकिंग मार्जिन्स के प्रेशर से डील करने के लिए वोल्टस ने अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज किए। कंपनी ने प्रोडक्शन रिड्यूस किया ताकि वो डिमांड मैच कर सके। जिन एसक्यूज का शॉर्टेज था, कंपनी ने उन एसक्यूज के प्रोडक्शन पे भी फोकस इंक्रीज किया। लेकिन कंपनी के कॉस्ट फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। जनवरी 2026 से नए एनर्जी नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं। इन नए नॉर्म्स के कारण कंपनी का पर एसी यूनिट कॉस्ट 800 to 1000 रुपीज बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से कंपनी इन एडिशनल कॉस्ट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट रीडिजाइन करके अब्सॉर्ब कर लेगी
और कुछ हिस्सा कस्टमर्स तक पास ऑन करेगी। कंपनी का दूसरा स्ट्रेटेजिक स्टेप है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वोल्टस करंट चैलेंजेस से डील करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी स्टेप्स ले रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड ACs लॉन्च कर दिए हैं। ये AC स्मार्ट होम डिवाइसेस के साथ लिंक हो सकते हैं, जिससे इनका यूज ईजी हो सकता है। कंपनी कमर्शियल AC सेगमेंट में प्रिडिक्टिव टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर रही है। इन चेंजेस से कंपनी के करंट या इमीडिएट क्वार्टरली रिजल्ट्स में शायद इंपैक्ट ना आए, लेकिन ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में एडवांटेज दे सकते हैं। कंपनी का थर्ड स्ट्रेटेजिक स्टेप है न्यू सेगमेंट में एंट्री। वोल्टस ने फ्लो सीरीज के साथ BLDC या ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन स्पेस में एंट्री ली है। कंपनी अपने ब्रांड का कूलिंग के साथ एसोसिएशन को लेवरेज करते हुए एक नए प्रोडक्ट कैटेगरी में एंटर करना चाहती है, लेकिन एनालिस्ट इस स्ट्रैटेजी के बारे में डाउटफुल हैं। BLDC फैंस का मार्केट साइज 2500 करोड़ टू 3000 करोड़ रुपीस का है। ये सेगमेंट एनुअली 20% से बढ़ तो रहा है, लेकिन ये सेगमेंट इंडिया के ओवरऑल फैन मार्केट का बस 15 to 20% है। फैंस का मार्केट ऑलरेडी बड़े प्लेयर से भरा हुआ है, तो कंपनी को इस स्पेस में बहुत कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। एटमबर्ग ने इस स्पेस में 45% मार्केट शेयर कैप्चर किया है। क्रॉम्पटन, हैवेल्स और ओरिएंट जैसे प्लेयर्स के पास भी इस स्पेस में एक्सपर्टीज है। और तो और फैंस और हेवी अप्लायंसेस के कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी नहीं हैं, तो कंपनी को फैंस सेल करने के लिए नए चैनल्स एस्टैब्लिश करने पड़ सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज के बावजूद कंपनी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 26 के लिए फ्लैट ग्रोथ या 5 to 10% का डी ग्रोथ तक प्रेडिक्ट किया है। आपको क्या लगता है, क्या वोल्टस इस क्वार्टरली प्रेशर से रिकवर कर पाएगा? क्या कंपनी की स्ट्रैटेजीज कंपनी को बेनिफिट्स दे पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।